अभी तक हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ लिया है और ये समझ लिया है कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, सन के बारे में, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम अपने अगले भाग में बढ़ते हैं, जो कि है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भाग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपने न्यूज़पेपर्स को देखें तो आप देखेंगे कि जितने भी सैटेलाइट भारत के द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं सब में इसरो का नाम आता है, क्योंकि इसरो एक ऐसी वैज्ञानिक संस्था बन चुकी है भारत में जिसकी पहुंच बहुत अच्छी है, जिसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और भारत के लिए एक गर्व का पर्याय बन चुका है इसरो। तो इसलिए यहाँ पर इसरो के बारे में आपको जानना आवश्यक है। यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप ये जान लें कि इसकी जो स्थापना है ये 15 अगस्त 1969 में हुई। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई और उसके बाद से जितने भी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ है भारत में वो सारे इसरो को दे दिए गए। इसके पहले भी स्पेस एक्टिविटीज़ होती थी भारत में, उसके पहले भी कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं, लेकिन उस समय ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता था। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का ये कार्य था कि वो स्पेस रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उसको करे। तो 1969 में भी जब इसरो की स्थापना हुई तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर था। बाद में 1972 में जब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना हुई तब इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर डाल दिया गया। तो इसीलिए ये देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से दिखता है हमें। तो सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंदर स्पेस कमीशन आता है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आता है। इस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर इसरो है, अंतरिक्ष है और बाकी कुछ अन्य संस्थान भी हैं, लेकिन सबसे प्रमुख इसमें इसरो है और क्वेश्चन भी यहीं से पूछे जाएंगे। तो इसरो के अंदर जो है उसको समझिए कि उनकी क्या भूमिका है। तो सबसे पहले है VSSC यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में आप याद रखेंगे कि लॉन्च व्हीकल या लॉन्च व्हीकल से संबंधित जितने भी टेक्नोलॉजी होती है वो सब हम देखते हैं कि VSSC यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है LPSC जो कि कहलाता है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। तो यहाँ पर आप याद रखें कि जितने भी ईंधन हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं, चाहे वो लिक्विड ईंधन हो चाहे वो क्रायोजेनिक इंजन हो, वो सारे ईंधन जो है वो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है SDSC यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर वो स्थान है जहाँ पर से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं SDSC की तो ये है मान लीजिए लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर। बस इतना ही आप याद रखें, काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए आपके। उसके बाद आता है URSC जिसे पहले ISAC कहा जाता था। तो URSC जो है ये है UR राव सैटेलाइट सेंटर। तो जितने भी सैटेलाइट हैं वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो लॉन्च व्हीकल यहाँ बना, फ्यूल यहाँ बना, अब सैटेलाइट URSC में बनेगा। उसके बाद है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट होंगे सैटेलाइट के अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे वो मैकेनिकल हो, ये सारे कंपोनेंट्स स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में बनाए जाएंगे। फिर आता है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC। तो यहाँ पर ये याद रखें कि रिमोट सेंसिंग डेटा को यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। तो जितने भी हमारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन भेजा जाता है वो सबको हम नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर पर अच्छे से संभाल करके रखते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से संबंधित हो, चाहे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से संबंधित हो, चाहे वो डिफेंस से संबंधित हो। ये सारे डेटा को जो एकत्रित किया जाएगा सैटेलाइट के द्वारा वो सबको यहाँ पे NRSC में भेजा जाता है। और अंत में आता है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। तो अगर हम HSFC की बात करें तो ये सबसे नया ऑर्गेनाइजेशन है। ये 2018 के पहले तक तो था भी नहीं। तो इसकी जो स्थापना है ये जब गगनयान की अनाउंसमेंट की थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उसके बाद ही ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर की स्थापना की गई ताकि गगनयान से संबंधित जो भी कार्य है वो यहाँ पे किया जा सके। यानी भविष्य में आने वाले जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, यानी जो ऐसे जो सैटेलाइट्स होंगे जिनमें हम मानव को भेजेंगे अर्थ से बाहर, पृथ्वी से बाहर, उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो ये सब आप याद रखें कि ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इनकी क्या भूमिका है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो है अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष जो है याद रखेंगे ये मार्केटिंग या कॉमर्शियल यूनिट मान के चल सकते हैं आप इसे।
तो जितना भी एडवर्टाइजमेंट करना होता है, रेवेन्यू जनरेशन करना होता है, इसका जो कार्य है ये अंतरिक्ष में किया जाता है। तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बारे में आपको याद रखना है, ये सारे संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सेंटर कहाँ पर हैं। आप चाहें तो इसे याद रख लें कि कौन से सेंटर किस जगह पर स्थित हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो 1 मिनट के लिए पॉज कर लें और ध्यान से देख लें कि कौन सा संस्थान कहाँ पर स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं सैटेलाइट्स की। तो इसरो की जो सबसे प्रमुख भूमिका है वो है सैटेलाइट को लॉन्च करना। तो सैटेलाइट को लॉन्च करने का सबसे बड़ा कारण होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन, जिसे हम अन्य शब्दों में रिमोट सेंसिंग भी कहते हैं। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग के द्वारा हम ये देखेंगे कि जितने भी इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत होती है, चाहे वो कृषि के लिए हो, डिफेंस के लिए हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए हो, मिनरल रिसोर्सेज के लिए हो, पेट्रोलियम का पता लगाने के लिए हो, ये सारे चीज़ों के लिए हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का उपयोग करते हैं। तो इसीलिए ये ऐसे सैटेलाइट होते हैं जिसे अर्थ से बहुत नज़दीक रखा जाता है, ताकि जितना भी फोटो वगैरह लेना हो, पिक्चर लेना हो, वो आराम से ले सकें। तो इसे हम कहते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन। फिर है नेविगेशन। जैसे मान लीजिए जीपीएस के बारे में आपने सुना हो, गगन सिस्टम है भारत में जो हमने नेविगेशन के लिए लगाया है, और नाविक सिस्टम है भारत में जो जीपीएस की तरह ही काम करेगा भारत में। तो ये सारे जो है नेविगेशन है, ताकि आपको ये बता पाए कि कहाँ से कहाँ जाना है, ट्रैफिक की सिचुएशन क्या है। जो एयरप्लेन्स को लॉन्च किया जाता है, एरोप्लेन्स को नेविगेट कैसे करना है, क्या रूट लेना है, इन सब में मदद करने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। फिर है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी मान लीजिए टीवी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन्स, टेलीकम्युनिकेशन जनरली, इंटरनेट। तो इन सब को चलाने के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये अर्थ से काफ़ी दूर में स्थित होंगे, क्योंकि इनको अर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करना है। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यहाँ पे होंगे ताकि वो अच्छे से पिक्चर्स ले सकें। लेकिन जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होंगे वो दूर होंगे ताकि उनकी कवरेज अधिक रहे। ठीक है, तो ये मेन एप्लीकेशन हो गए। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन आप चाहे तो लिख लें, वो है स्पेस रिसर्च। जैसे हमने मंगलयान लॉन्च किया, हमने चंद्रयान लॉन्च किया, तो ये सब स्पेस रिसर्च के लिए लॉन्च किया। ये भारत के लिए लॉन्च नहीं किया गया, स्पेस शोध करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं ऐसे सैटेलाइट। तो ये स्पेस रिसर्च हो गया। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर एंड सॉइल, बायो रिजर्व्स, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी यानी मैप्स को पढ़ना, जियोलॉजी, मिनरल रिसोर्सेज, ओशन एंड मेट्रोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स सेंसर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट, क्लाइमेट चेंज स्टडीज। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो टेली कम्युनिकेशन, टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, टेलीविजन, मोबाइल कम्युनिकेशन, रेडियो, ये सारे इसके अंडर आते हैं। टेली मेडिसिन और टेली एजुकेशन का मतलब होता है कि कहीं आप दूर बैठे हुए अगर कहीं पर प्रशिक्षण देना चाहें, मेडिसिन की जानकारी देना चाहें, तो उसके लिए टेली मेडिसिन शब्द का प्रयोग किया जाता है या टेली एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेविगेशन में भारत के अंदर दो हैं, एक है गगन, एक है IRNSS, जिसे हम नाविक भी कहते हैं। नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिलेशन, इसीलिए इसे नाविक कहा जाता है, ऐसे IRNSS कहा जाता है, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये बिल्कुल ही जिस प्रकार से आज आपके गूगल मैप्स काम करते हैं या GPS काम करता है, उसी प्रकार से IRNSS भी काम करेगा। तो गगन देख लीजिए किस प्रकार से काम करता है। गगन है एरोप्लेन्स के लिए यानी हवाई जहाज के लिए। तो GPS सैटेलाइट की मदद से जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराएगा, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से आप देखेंगे कि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर काम करेगा। उसी प्रकार से IRNSS है। तो ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस है IRNSS के बारे में जो आपको याद रखना होगा। याद रखिए IRNSS बिल्कुल ही GPS की तरह काम करेगा। तो लेकिन अंतर क्या है? GPS यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बनाया गया है, IRNSS को हमने भारत में ही बनाया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 7 सैटेलाइट का सिस्टम है ये। इस प्रकार से 7 सैटेलाइट हैं जो कि भारत के चारों तरफ लगे हुए हैं और हमें नेविगेशन देने में मदद करेंगे। ये एक डेटा है जो आप याद रखें। जितने भी नेविगेशन सैटेलाइट हैं विश्व में, GPS US का हो गया, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का हो गया, ग्लोनास रशिया का हो गया, बीडू चाइना का हो गया, और IRNSS भारत का हो गया।
तो इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है प्लीज़ उसे याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब हम अंत में बात करते हैं लॉन्चर्स के बारे में। तो लॉन्चर क्या होते हैं? जो भी सैटेलाइट को आप ऊपर जाते हुए देखते हैं, आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से आपको नजर आते हैं। तो ये पूरा सैटेलाइट नहीं होता, सैटेलाइट कहीं यहाँ पर रखे हुए होते हैं। तो ये जो पूरी जो आकृति है इसे हम लॉन्चर कहते हैं। तो लॉन्चर के बारे में याद रखें कि दो लॉन्चर बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, एक है PSLV और एक है GSLV Mark 3। ये दो ऐसे लॉन्चर हैं जो सबसे ज़्यादा अभी यूज़ में हैं। इनके बारे में ये जो कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पर आपको लिख करके रखा है, ये आप ज़रूर याद रखें कि हाइट कितनी है, लिफ्ट ऑफ मास कितना होता है, कैसे कैसे प्रोपल्शन किया जाता है। प्रोपल्शन मतलब कैसा ईंधन यूज़ किया जा रहा है, कैसा फ्यूल यूज़ किया जा रहा है, और कौन से ऑर्बिट में ये जा सकते हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखने होंगे। तो आप चाहें तो एक बार पॉज करके इन सभी चीज़ों को याद कर लें या नोट कर लें अपने नोटबुक्स में। तो लॉन्चर 3 प्रकार से हम लोग डिवाइड करते हैं। पहले हिस्टोरिक, जो पहले यूज़ होता था, अब हम जिसे यूज़ नहीं करते। ऑपरेशनल, जिसे आज यूज़ किया जा रहा है भारत में। और फ्यूचर, जिसे हम शायद आने वाले समय में यूज़ करेंगे। तो हिस्टोरिक है SLV और ASLV। SLV का मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ASLV होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये दोनों पहले इस्तेमाल में थे, अब नहीं यूज़ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये 2 वर्जन। उसके बाद ऑपरेशनल, जो आज यूज़ किया जा रहा है, GSLV, PSLV और साउंडिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट को मेनली हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो सैटेलाइट है वो PSLV या GSLV द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। फ्यूचर है RLV, जिसे आप कहेंगे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसे दोबारा यूज़ किया जा सके। और स्क्रैमजेट, स्क्रैमजेट एक ऐसा इंजन होता है जो कि बाहर के ऑक्सीजन को यूज़ कर पाए, यानी आउटसाइड ऑक्सीजन को यूज़ कर पाए एज ऑक्सीडाइजर, इसे एज ऑक्सीडाइजर यूज़ कर पाए, तो ऐसे को हम स्क्रैमजेट यूज़ करते हैं। स्क्रैमजेट में SC होता है सुपरसोनिक, सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन, तो इसीलिए इसे हम स्क्रैमजेट कहते हैं। रैमजेट इंजन वो होता है जो एयर को एज ऑक्सीडाइजर यूज़ कर पाए। तो क्योंकि ये सुपरसोनिक स्पीड में होगा, यानी साउंड की जो स्पीड होती है उससे अधिक स्पीड में ये चल रहा होगा ये इंजन, तो इसलिए इसे हम सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन कहते हैं। तो ये फ्यूचर है, ये अभी यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ज़्यादातर जो सैटेलाइट जो लॉन्च किया जाता है भारत द्वारा वो PSLV का होता है। तो इसके इतने सारे वेरिएंट होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है PSLV XL, जिसे यूज़ किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे लॉन्चेस PSLV ने किए हैं अभी हाल फिलहाल में। और उसके बाद होता है GSLV, यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहाँ पर जो भारी सैटेलाइट होते हैं, हेवी सैटेलाइट, उनको लॉन्च करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई 1000 kg का सैटेलाइट हो या 600 kg का सैटेलाइट हो, तो वो PSLV के द्वारा हम लॉन्च करते हैं। लेकिन मान लीजिए 2000, 2500 kg, 3000 kg सैटेलाइट, वैसे में हम GSLV का उपयोग करेंगे। तो इसलिए ये सबसे बड़ी अंतर हम देखते हैं। उसके अलावा जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो आप देखेंगे कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, और जो भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है आप आमतौर पे देखेंगे कि PSLV द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। तो इसके भी 3 वेरिएंट है GSLV के, GSLV Mark 1, Mark 2 और Mark 3। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें Mark 3 है, क्योंकि Mark 3 के द्वारा हम 4000 kg तक के सैटेलाइट को आराम से लॉन्च कर पाएंगे। Mark 2 के द्वारा जहां ये केवल 2500 kg था, Mark 1 में भी ये केवल 2500 kg था। तो इसके कारण ही Mark 3 जो है सबसे बेहतर वेरिएंट माना जाता है GSLV का, और जितने भी हेवी सैटेलाइट्स हैं उनको हम Mark 3 का इस्तेमाल करके लॉन्च कर पाएंगे। तो ये सभी आप याद रखें, और कुछ जो डेटा हमने यहाँ पर देखा ये सबको आप याद रखें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी का, ये यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।